तो आज सबसे पहले मैं यही बात कर रहा था कि सबसे पहले हम हाउसेस की डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, इसका फायदा कहाँ होगा। हमारा 8th हाउस जो है वो हमारे साउथ वॉल है। अगर 8th हाउस में राहु आया है, सर स्टार्टिंग से बता देना पहले घर से। मैं पूरा बताऊंगा, मैं इसका ये बोल रहा हूँ यूज कैसे करना है, मैं वो बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको हिंट मिल जाए। 8th हाउस जो है वो हमारी 8th मतलब साउथ साइड की वॉल है। अगर मान लीजिए आपका राहु 8th हाउस में आकर विराजमान हुआ है, तो आंख बंद करके बोल दो कि तुम्हारे साउथ साइड में जो टॉयलेट है उसमें लीकेज हो रही है। इसका इतना इंप्लीमेंट है, वर्षफल पे और लगन कुंडली में डायरेक्टली बोल सकते हो। जिसका जिस दिशा में जो प्लैनेट होगा उसके साथ जो वास्तु का सिंबलाइज है, उसका उस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उससे रिलेटेड चीज भी जरूर मिलेगी। अब सबसे पहले है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस है नॉर्थ ईस्ट। सेकंड हाउस जो है वो है नॉर्थ वेस्ट। थर्ड हाउस जो है वो है साउथ वेस्ट। फोर्थ हाउस जो है वो है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में मैंने फर्स्ट हाउस भी नॉर्थ ईस्ट में बोला और फोर्थ हाउस भी नॉर्थ ईस्ट में बोला। इसका डायगोनल जो चार्ट है वो इस तरह है कि फर्स्ट हाउस मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसके बीच में दो हाउसेस आएंगे। फोर्थ हाउस जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है और जो फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट ईस्ट नॉर्थ। इस चीज का मतलब ऐसे लिखें, फर्स्ट हाउस जो है वो ईस्ट ईस्ट नॉर्थ है। सेकेंड हाउस जो है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। थर्ड हाउस जो है वो है साउथ साउथ वेस्ट। फोर्थ हाउस जो है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। फिफ्थ हाउस जो है वो है आपका ईस्ट की वॉल, या फिर फिफ्थ हाउस को बोल सकते हैं आप ईशान कोण। ईशान कोण और ईस्ट की वॉल आपकी फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है वो है आपकी नॉर्थ की वॉल, वो सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस जो है वो है वेस्ट वेस्ट साउथ। एट्थ हाउस जो है वो है साउथ की वॉल। नाइन्थ हाउस जो है, ये लाल किताब में लिखा नहीं जाता कि नाइन्थ हाउस को क्या जगह दी जाती है। नाइन्थ हाउस जो है वो है हमारा घर का सेंटर। अगर किसी व्यक्ति के शुक्र 9वें घर में आया है, तो वो अगर घर के सेंटर वाला हिस्सा थोड़ा सा कच्चा रखता है, तो उसको शुक्र 9 का बैड रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये वास्तु की करेक्शन उसने कर दी और वो उसकी कुंडली में उसको डायरेक्टली चीज अप्लाई हो। 10th हाउस जो है वो है वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। 11th हाउस जो है वो है आपका वेस्ट। एंड 12th हाउस जो है वो है ईस्ट ईस्ट साउथ। ये 12 की 12 डायरेक्शंस आप नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है जी। अब इस डायरेक्शन के अनुसार कोई भी प्लैनेट पर्टिकुलर हाउस में आता है। मैंने साउथ जैसे 8th हाउस का बोल रहा हूं कि 8th हाउस में अगर राहु आया है, तो आप आंख बंद करके बोल दो कि उसके साउथ साइड में एक टॉयलेट तो जरूर होगा। दूसरी चीज ये होगी, अगर उसका राहु 8 मेलेफिक है, तो उसके साउथ साइड में जो टॉयलेट है उसमें लीकेज भी जरूर होगी। और अगर साउथ साइड में राहु बुध का कंजंक्शन है 8th हाउस में, मतलब तो उसके साउथ साइड में टॉयलेट के अंदर ग्रीन कलर तक होगा। ये कॉम्बिनेशंस हैं, आपको चेक करनी है। अब जैसे मंगल है, तो मंगल डिनोट करता है हमारी किचन को। और वास्तु में एक डायरेक्ट सिंपल चीज है, अगर मंगल और बुध किचन में ग्रीन कलर, मंगल और शनि अगर किसी के 11th हाउस में संबंध बना ले या 3rd हाउस में संबंध बना ले,
तो उसके घर में बार, शीशे वाला बार जरूर हो। अगर थर्ड हाउस में मंगल, 11th हाउस में शनि है तो भी संबंध बन गया। अगर थर्ड हाउस में मंगल शनि है तो भी संबंध, अगर 11th हाउस में मंगल शनि है तो भी संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके घर में बार जरूर बने। मंगल शनि, मंगल में या शनि कोई भी तीसरे या 11वें घर में आ जाए और किसी तरह शनि का संबंध उनसे बन जाए, मंगल का संबंध बन जाए, वो अपने घर में बार जरूर बनाए। ये सिंपल सी एक 2-4 मैंने टिप्स बोली है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कहां करना है और कौन से डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट होगा, तो हमें क्या चीज कंसल्ट करनी है कि आपके इस कॉर्नर में ये चीज पड़ी है। शनि है फॉर एन एग्जांपल, किसी के 12वें घर में है, तो उस इंसान ने अपने घर की छत पर लोहे का कोई सामान रख रखा है, इसलिए उसको शनि का शुभ रिजल्ट नहीं मिल रहा। शनि सप्तम में आया है आपके इस साल। सप्तम भाव कौन सी जगह है? सप्तम भाव है आपकी वेस्ट वेस्ट साउथ। अब वेस्ट वेस्ट साउथ में उस जगह के एरिया में कोई जंग खाया हुआ लोहा या शनि से रिलेटेड सामान उस जगह पे आ चुका है आपके घर में। कौन सी जगह सर? वेस्ट साउथ वाली साइड में आपके घर में शनि से पश्चिम रिलेटेड कोई पश्चिम सामान आ चुका दक्षिण है। की दिशा में। चेक करना पड़ेगा सर। घर में बिल्कुल चेक कर लूंगा। एक बार चेक जरूर करना, क्योंकि ये छत जो पे तो पड़ा है। बेनिफिक रिजल्ट मिल रहा है ये तभी मिल रहा है कि शनि पश्चिम ने उस जगह पर चोट कर दी है, वो आपके घर में प्रवेश कर चुका है सप्तम स्थान में। ओके, कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगर वहां मिलता है तो उसे तुरंत ही हटा दे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। शनि सप्तम का रिजल्ट बहुत हद तक डिक्रीज हो जाए। कोई पेंट शनि से रिलेटेड डार्क ब्लू या ब्लैक उस जगह पे हुआ है, उस चीज का भी ध्यान रखना। रेलिंग है फॉर एन एग्जांपल, आपकी रेलिंग जो है उस साइड की, उस साइड में ब्लैक पेंट हुआ होगा, या फिर उस वाली जो ब्लैक वाली पेंट वाली साइड है उस साइड जंग भी जरूर लग गया होगा। वो चीज थोड़ी सी चेक कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं 35 आला चक्कर पे। 35 आला चक्कर जो मेजर है वो हम दशा भी लेंगे, क्योंकि हम, मैंने बोला अंगीरा ज्योतिष कर रहे हैं, तो हम दशा भी लेंगे और 35 साला चक्कर भी लेंगे। अब दशा और 35 साला चक्कर की मिक्सचर कैसे करना है आपको वो मैं बता दूंगा आपको, कि कब आपको 35 साला चक्कर प्रेफर करना है और कब आपको दशा प्रेफर करनी है। दशा में भी हम योगिनी दशा और चर दशा के बारे में भी जरूर पढ़ें। अब 35 साला चक्कर में सिंपल सी चीज ये कही जाती है। सर ये कंप्लीट हो गया क्या? आपके जो जो घर बता रहे थे वास्तु वाला, ये कंप्लीट हो गया क्या अभी? वास्तु वाला सिर्फ डायरेक्शन अभी है, इसके बाद हम जब मकान कुंडली पे जाएंगे, मकान कुंडली के अंदर मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें। ठीक है सर, ओके। ये अभी सिर्फ आप डायरेक्शन नोट डाउन कर लो बस, क्योंकि अभी मैं सिर्फ, मैडम अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, कोई गलत मत लिख लेना मेघा जी। नहीं नहीं, लिख लिया मैंने। इसका तो मैं आपको इसके वाला जो पेज है, इस वाले पेज की मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगर बाय चांस कुछ गलती हुई है तो वो पीडीएफ को देख के ठीक कर लेना। ये आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इसका सारे का पीडीएफ उसमें मिल जाएगा आपको। ओके सर। 35 साला चक्कर मैंने जो बोला, 35 साला चक्कर हमारा क्या बोलते हैं कि फर्स्ट जो चक्कर हमारा शुरू होगा। अब सिंपल सी अगर हम चीज बोलें कि 35 साला चक्कर शुरू कहां से होता है, तो 35 साला चक्कर हमारा शुरू होता है वो होता है शनि से। शनि से शुरू होगा सबसे पहले 35 साला चक्कर। शनि के 6 साल, हमारे जो पहले 6 साल हैं वो शनि रूल करेगा।
कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके पहले 6 साल शनि रूल करे, उसके आगे के 6 साल राहु रूल करेगा, और उसके आगे के केतु रूल करेगा 3 साल। अब इससे आप, इसके बाद हमारा जो सेम हम शुरू करते हैं कि जुपिटर शुरू हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद 15 से 16 से 21 साल तक, 15 से 21 साल तक हमारा जुपिटर है। फिर उसके बाद हम लेते हैं 22, 23 सूर्य, 24 चंद्रमा, 25 शुक्र, मंगल नेक 26, 27, मंगल बध 28, 29, 30, 31, बुध 32, 33, 34 और 34, शनि आ जाएगा हमारा 35, 36, 27, 41 तक, फिर राहु 47 तक, फिर केतु। ऐसे हमारी दशा शुरू हो जाएगी। अब इसमें आपको समझना क्या है कि एक चक्कर जो है वो 35 साल पे खत्म होएगा, मतलब बुध पे खत्म होगा। मैंने बुध बोला 35 साल तक, शुरू शनि से हुआ था, 35 साल में बुध आया है, तो इसे हम बोलते हैं 35 साला चक्कर। हमारे 9 ग्रह 0 to 35 में वो पूरे 9 ग्रह आ गए, इस हिसाब से हमारा 35 साला चक्कर बनता है। ये चीज आप लिख लेना एक बार। वैसे ये एज भी मैं उसी पीडीएफ में दे दूंगा, पर फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रहे। अब इसमें कई लोग ये कहते हैं, और मैं भी पर्सनल, मेरा भी यही मानना है कि ये 35 साला चक्कर पंडित जी ने कुछ इस तरह भी समझाया है कि अगर आपको आपका जन्म तारीख नहीं पता है, सिर्फ उस कंडीशन में अगर आपको आपकी जन्म तारीख नहीं पता है और आपको कोई ऐसा घटना पता है कि फॉर एन एग्जाम्पल आपकी माता की मृत्यु कब हुई थी, आपकी पिता की मृत्यु कब हुई थी, आपकी शादी कब हुई थी, वो वाली डेट आपको पता, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी, मतलब आप अपनी वर्ष कुंडली से अपनी आने वाली जिंदगी सुधार सकते हो। उस बेस पे हम क्या करते हैं कि आपकी उम्र क्या चल रही है, करंट एज क्या चल रही है। जब आपकी शादी हुई, शादी वाले दिन से आप शुक्र का पीरियड शुरू कर दीजिए, शुक्र का पीरियड शुरू कर दिया, उससे बैक लेते रहें, वो जिस चक्कर पे खत्म हो जाएगा, आपको ये समझना है कि वो आपका डेट ऑफ बर्थ, और उससे आगे आप लोगे तो वो आपके लिए ये पूरा का पूरा वर्षफल बन सकता है। क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या अपनी ग्रह दशा को समझना चाहते हैं, या फिर अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं, तो आज ही एस्ट्रो अंगीरा के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। साथ ही साथ हमारे थर्सडे लाइव को फ्री ऑफ कॉस्ट हम कुंडली भी देखते हैं, साथ ही साथ कुंडली को प्रेडिक्ट भी करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? बहुत ही ईजी है अब जानना। हम लाइव जूम मीटिंग ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपकी जन्म कुंडली प्रेडिक्ट की जाएगी, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के महासूत्र भी दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट पे जाना है astroangira.in, और उस पर जाकर आपको थर्सडे फ्री लाइव प्रेडिक्शंस को अपॉइंट करना है। इसको जब आप अपॉइंट कर लेते हो तो आपको एक ईमेल मिल जाएगा, और उसके बाद आपको एक जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा जब आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ जाओगे। जब आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ जाओगे तो एवरी थर्सडे 7 PM हम आपको एक जूम मीटिंग का लिंक भेजेंगे। साथ ही साथ उस मीटिंग में 1 घंटे के बीच में जितने भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कुंडली प्रेडिक्ट कराएं। अब हम चलते हैं कुंडली के पहले घर पे, फरमान नंबर 8, कुंडली का पहला घर। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रहे माया का। अब ये तो नॉर्मल सी चीज है कि पहला घर है, लगन कहते हैं। अब मेजर इसमें चीज कही है तख्त शाही, ग्रहफल राजा कुंडली का, जो लगन में आ गए। और साथ साथ ये भी लिखा गया है
ज्योतिष में इसे लगन ही कहते हैं, झगड़ा जहां रहे माया का। उसके अकॉर्डिंग आप दो चीज समझो। माया का झगड़ा सिंपल सी चीज है कि दुनिया में आए हैं तो तीन ही चीज का झगड़ा है, जड़, जोरू और जमीन। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे लगन में आया वो कुंडली का राजा बन गया। कुंडली का राजा अगर मैक्सिमम प्लैनेट्स, मतलब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल शनि लगन में आया, कुंडली का राजा बन गया। अब अगर सूर्य देव सप्तम स्थान में आ गए, शनि की उच्च राशि में आ गए, साथ ही साथ सूर्य मतलब शनि की एक तरह से जड़ है सप्तम घर, सातवां घर शनि की जड़ है। तो अगर मैक्सिमम प्लैनेट राजा की जड़ काटने आ गए तो राजा खुद तो डूबेगा डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। सेम सूर्य अगर लगन में आ गया, राहु पांचवें घर में आ गया, बुध पांचवें घर में आ गया, शुक्र पांचवें घर में आ गया, तो वो सूर्य तो डूबेगा डूबेगा, वो आपकी भी कुंडली में सूर्यास्त करा के रखेगा, आपको भी जिंदगी में कुछ करने नहीं दे। तो राजा जो है, अगर कहीं राजा की जड़ कट रही है, जड़ खराब है, या उसके दुश्मन ग्रह उसके वजीर बने हैं, सूर्य के सप्तम स्थान, सूर्य लगन में है और सप्तम स्थान में शनि आ गया, तो सूर्य का एक तरह से वजीर शनि बन जाएगा। और जब सूर्य का वजीर शनि बन गया तो सूर्य और शनि मिलके किसी चीज में आपसी सहमति ही नहीं कर पाएंगे, तो सारी चीज खराब करेंगे। उच्च बैठा घर उत्तम कितना, दोस्त लिखा विधाता का हो, खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो। क्योंकि सातवां घर अगर खाली है तो ये प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सिंपल, ये प्लैनेट एक तरह से शक्की रहेगा, क्योंकि इस प्लैनेट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दृष्टि खाली हो गई। एक सात को देखेगा तो उस हिसाब से दृष्टि खाली हो गई। लगन बैठा ग्रह तख्त निशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर आठ है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। अब पहले घर की जो आंख है वो 8वां घर है, और पहले घर के जो पैर हैं वो 11वां घर। अगर किसी के 8 और 11 में ग्रह है और वो दोनों ग्रह दुश्मन है, तो उस व्यक्ति को अपने करियर स्ट्रीम को चुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उस व्यक्ति वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज ही रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आंख सामने देखना चाहती है लेकिन उसके पैर पीछे चलना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंच पाए। जो पैर दिखाना चाहते हैं वो आंख नहीं देखना चाहती। सर ये लगन में कौन सा ग्रह आएगा तब होगा, या लगन में कोई भी ग्रह आ जाए तब भी ये कंडीशन? लगन में कोई भी ग्रह आ जाए, अगर 8वें और 11वें घर में दुश्मन ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा इंसान जिंदगी में कंफ्यूज ही रहेगा। जैसे मान लो पहले में सूर्य आ जाता है, 8वें में शनि आ गया और 11वें में राहु आ गया या उसका बृहस्पति आ गया, तब भी ये कंडीशन रहेगी? तब भी यही कंडीशन रहेगी। अकेला तख्त पर बहुत हो 7वें, राजा वजीर होते हैं, उलट गया मगर जब टेवे बैठा, जड़ 7वें की काटते हैं। लगन में ज्यादा प्लैनेट अच्छे नहीं है, 7वें में ज्यादा प्लैनेट आ जाए तो ठीक है। राजा कुंडली में एक ही होना चाहिए, वजीर कहीं हो तो चल जाए। अगर राजा कहीं है और वजीर एक है, तो वजीर को ही पास बुलाकर एक बोलेगा ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे करो, दूसरा आएगा नहीं ये ऐसे नहीं ये वैसे करो, काम तो होगा ही नहीं, वजीर है वो पागल हो जाएगा। इसी सेम कंडीशन में एक चीज कही जाती है कि अगर लगन में सूर्य, राहु मतलब कोई और प्लैनेट है और 7वें घर में केतु आएगा, तो उस इंसान को बच्चा करने में प्रॉब्लम आएगी आएगी, साथ ही साथ उसके मेल चाइल्ड तो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं।
वैवाहिक सुख में भी प्रॉब्लम आएगी अगर किसी के सप्तम भाव में ग्रह ज्यादा है और लगन में ग्रह कम है। सर सातवें में ग्रह मेरी, ज्यादा है, आप जो बता रहे जैसे मेरी लगन कुंडली में चंद्रमा लगन में है कल। चंद्रमा लगन में है और सप्तम स्थान पे हाँ ग्रह ज्यादा है। हाँ, तीन ग्रह ज्यादा है, सूर्य बुध शुक्र तीनों में अब पहले मैंने तो। बोला राजा अगर कुंडली में एक है और वजीर कहीं है तो बहुत अच्छा। वही अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राजा वजीर होते हैं। राजा एक हो और वजीर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। उलट गया मगर टेवे जब सातवें में कम एक और लगन में ज्यादा ग्रह आ जाए, तो जड़ सातवें की काटते हैं। सातवां घर डिस्ट्रॉय, सातवां घर डिस्ट्रॉय, बच्चे में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हर एक चीज में प्रॉब्लम है उसका जैसे जब तक आप ये उपाय कहना नहीं। चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि लगन में एक ग्रह आए तो ज्यादा बढ़िया है, अगर उसमें तीन ग्रह चार ग्रह दो ग्रह आते हैं तब भी दिक्कत आएगी उसके। बिल्कुल, पर लगन में और एक ही ग्रह आना चाहिए। अगर लगन में दो ग्रह हैं तो कुंडली में राजा भी किसको मानोगे? एक हाँ, मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वैसे ही एक कुंडली में दो राजा नहीं रह सकते। सिंपल। उच्च नीच जो गिने घरों के वे नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते हैं, उम्र से भी कुछ मरते हैं। उच्च नीच जो गिने घरों के वे नहीं एक साथ लड़ते हैं, इसमें ये लिखा जाता है। अब ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है। सूर्य लगन में है और शनि सप्तम में है। अब ये एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। एक बार लेकिन सर यहां फिर क्या से लिखा है? कहना। उच्च नीच जो गिने घरों के वो नहीं एक साथ लड़ते हैं। बोलो आप। एक बार फिर से बोलना, कौन से ग्रह में है सर? पीछे से क्या डीजे चल रहा है ना, तो आवाज प्रॉपर आ नहीं रही। उच्च नीच जो गिने घरों के वे नहीं एक साथ लड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए लगन में सूर्य उच्च है और सप्तम भाव में शनि उच्च है, तो यहां इसके हाँ अनुसार ये लिखा जाता है कि वो नहीं झगड़ेंगे। लेकिन अब आप बताओ कि झगड़ेंगे कि नहीं झगड़ेंगे? झगड़ेंगे। सर, बिल्कुल झगड़ेंगे, क्योंकि उसकी जो दृष्टि होगी ना, वो दृष्टि मार देगी, शुक्र को बर्बाद कर देगी वो तो। उसमें बिल्कुल। एक ही चीज का होगा, क्या तो प्रोफेशनल लाइफ का सुख मिलेगा या स्त्री का सुख मिलेगा। स्त्री का सुख मिल गया तो प्रोफेशनल लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, दोनों में से एक का मिलेगा। बिल्कुल सही। और ये ऐसा, इसमें इस कोट का अनुसार मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है कि ये वाली लाइन नहीं समझ आती। उच्च नीच जो गिने घरों के वे नहीं एक साथ लड़ते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि 1, 4 और 10 ये मुस्तरका में आते हैं। पहला में सूर्य उच्च, चौथे में गुरु उच्च और 10वें में मंगल उच्च, ये नहीं लड़ेंगे एक साथ कभी। सेंटर में मंगल मान लो और ऊपर सूर्य कर दो। मंगल ना ही सूर्य से लड़ेगा, मंगल ना ही शनि से लड़ेगा, शनि ना ही गुरु से लड़ेगा, शनि ना ही मंगल से लड़ेगा। तो मेरे से चौथा और 10वां मेरा मुस्तरका हुआ। ये लाइन सिर्फ उन ही ग्रहों के ग्रह के लिए लिखी जाती है, औरों के लिए ये लाइन एप्लीकेबल नहीं। इसका डिकोड ये था। हाँ जी, बता दो मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। बोलो। नहीं सर। सर ये एक बार लास्ट वाला दोबारा बताइएगा कि ये उच्च- सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपने जो बताया ना। ठीक है, मैं बता देता हूं। जो मैंने बोला, उच्च नीच जो गिने घरों के वे नहीं एक साथ लड़ते हैं। लगन में सूर्य उच्च है और सप्तम भाव में शनि उच्च होता है।
अब हमने स्टार्टिंग से अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि अगर सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शुक्र खराब हो जाता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि खराब इसलिए होगा क्योंकि शनि का कुर्बानी का बकरा शुक्र है। अब सूर्य लगन में और शनि सप्तम में झगड़ेंगे ही झगड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं झगड़े आपस में। सेम उच्च नीच की भी बात कर लो तो शनि लगन में ले आओ नीच का होगा और सूर्य सप्तम में ले आओ नीच का होगा, ये भी इस समय झगड़ेंगे ही झगड़ेंगे। तो जो ग्रह नीच के आ गए, उच्च के आ गए, 1 से 7वें घर पे आ गए, वो आपस में झगड़ा करेंगे ही करेंगे। अब ये लाइन क्यों लिखी गई है, इसका तात्पर्य क्या है? वो सूर्य लगन में है, सूर्य का मुस्तरका घर जो आएंगे वो चौथा और 10वां होंगे। चौथे घर में बृहस्पति देव उच्च होते हैं और 10वें घर में मंगल देव उच्च होते हैं और लगन में सूर्य देव उच्च हैं। तो सूर्य देव कभी भी बृहस्पति देव के साथ और मंगल देव के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। सेम बृहस्पति देव के लिए बात करते हैं तो बृहस्पति देव कभी भी सूर्य देव और शनि देव के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। शनि देव कभी भी बृहस्पति देव और मंगल देव के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। मंगल देव कभी भी सूर्य देव और शनि देव के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है, मेरे से चौथा और 10वां के साथ मैं कभी नहीं झगड़ूंगा, पर लेकिन अपने से 7वें घर पे जो आ गया उसके साथ जरूर झगड़ूंगा। अब समझ आ गया? ठीक है सर, यही कंफ्यूजन हुई थी। यस सर, यस। ठीक है। अब दूसरे घर पर आ जाते हैं साथ ही साथ। घर चलकर जो आवे दूजे, फरमान का दूसरा घर। हाँ जी, खान नंबर 2। घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। खाली पड़ा घर 10 जब टेवे, सोया हुआ कहलाता हो। अगर खाना नंबर 10 खाली है तो खाना नंबर 2 का ग्रह फौरन सो जाएगा। सेकेंड हाउस में जो भी प्लैनेट आ गया वो कभी बुरा नहीं कर सकता। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जो भी ग्रह मंदिर आया है वो कभी बुरा नहीं करता। इसलिए ये रीजन है कि दूसरे घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। एक रीजन और है कि दूसरे घर में कोई भी ग्रह राशि फल का नहीं है। मतलब दूसरे घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए, उसका आप उपाय कराओ ना कराओ कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही मंदिर में है, वो धार्मिक है। राहु अगर सेकेंड हाउस में है तो राहु 2 भी एक अच्छी कंडीशन है, तब तक जब तक राहु को छेड़ा ना जाए। और जिस दिन राहु को छेड़ दिया उस दिन राहु जेल पहुंचाएगा सीधा। राहु 2 एक बार मजिस्ट्रेट के सामने और एक बार जेल यात्रा जरूर करवाता है अगर राहु 2 को छेड़ा जाए तो। सलमान खान की कुंडली में राहु 2 है और मेरे पास 10 से ज्यादा कुंडली है जिनकी कुंडली में राहु 2 है। 70-70, 80-80 साल की उम्र में जाकर कोर्ट के सामने और जेल की हवा खा के आए हैं। भाव में जब भी कोई राहु आएगा उसको एक बार जेल की रोटी खा के आनी पड़ेगी। ये राहु का लिख नहीं। दिया, लिख दिया। सर मेरे एक केस आया हुआ है, अगर उसे छेड़ेंगे तो जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, राहु को अगर छेड़ा नहीं जिंदगी में तो वो बच भी सकता है। बच भी सर वो सकता है। छेड़ेंगे हाँ, कैसे? दोनों ऑप्शन थोड़ा बताओ सर, राहु छेड़ेंगे को कैसे थोड़ा बताओगे सर? राहु मेजरली टॉयलेट गिना जाता है। राहु हमारा इन्वर्टर बैटरी ये भी है। राहु हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है। अब मान लीजिए मैं अपनी बैटरी इन्वर्टर चक्कर सेकेंड हाउस में ले जाता हूं। सेकेंड हाउस का तात्पर्य नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। वहां अगर मैं अपनी बैटरी मतलब उस वाले पर्टिकुलर एरिया में अपनी बैटरी इन्वर्टर रखता हूं, अगर किसी का राहु 2 है
उस वाले एरिया के अंदर मैं एक टॉयलेट बनाता हूं जिसके अंदर मैं हरा कलर भी करवाता हूं और जिसके अंदर लीकेज भी रहती है, और उसकी एक दिन मैं ऐसे ही छत फड़वा देता हूं, या फिर उस वाले एरिया की एक दिन एसी लगवाने के लिए ड्रिल करवा देते हैं, तो वो राहु छिड़ गया। राहु अगर छिड़ता है तो वो इसी तरह खराब होगा। अगर राहु छत छेड़ी जाए या फिर टॉयलेट छेड़ा जाए तो राहु ऑटोमेटिकली, या फिर वहां से बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब होने लग जाए, तो वो राहु संकेत दे रहा है कि मैं खराब हो रहा हूं। बुनियाद समुद्र ग्रह 9 होते, पहाड़ ऊंचा घर दो का हो, चल असर ग्रह दूजे बैठे, जर नीच असर गुरु साया हो, हवा बारिश जो 9 से चलती टक्कर दूजे पे खाती हो, 8 पड़ा जब तक घर खाली असर भला ही देते हो। अब इसमें एक लाइन है बहुत अच्छी। 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से वो पानी भरते, दूसरे घर पर टक्कर खाते, चौथे में वर्षा होती है। ये एक लाइन आती है। ये लाइन हम पढ़ेंगे खा नंबर 4 में। लेकिन ये खा नंबर 4, खा नंबर 2, खा नंबर 10 और खा नंबर 9 का एक डायरेक्ट लिंक है। अगर किसी व्यक्ति के 9वें और दूसरे में ग्रह है तो उसको घर से, मतलब अपने पुश्तैनी जमीन जरूर मिलेगी। शर्त यह है 9वां और दूसरा अच्छा होना चाहिए, और अगर 9वें 10वें दूसरे में है तो 101% उसको जमीन मिलेगी मिलेगी। और गलती तो से अगर चौथे घर में भी आ गया तो सोने पे सुहागा। मेरे को तो है ही नहीं सर, 9वें खाली में है, है आपके? कुछ नहीं है मेरे, दूसरा ही खाली है मेरा तो। अब अब इसमें एक सिंपल सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन अगर दिख जाए तो उस इंसान को तो मिलेगा मिलेगा। और 9वें में, अब इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। 9वें घर में बृहस्पति, दूसरे घर में केतु और चौथे घर में चंद्रमा आ जाए तो उसको जमीन तो मिलेगी ही मिलेगी। आंख बंद करके बोल दो तुम्हें पुश्तैनी जमीन। मेघा जी को मिल जाएगी, मेघा जी के है, मेघा जी के 9th हाउस में सूर्य बुध है और चौथे घर में चंद्रमा केतु है। चंद्रमा केतु थोड़ी सी ऑब्स्टेकल दे सकते हैं, अटक अटक के मिलेगी। मिल जरूर अटक जाएगी, तो है अटक ही। अटक के मिलेगी। सर मिल जाएगी, दो मिल तीन जाएगी। महीने में मिल जाएगी सर जमीन तो। अब इसमें एक और चीज है, 8 पड़ा जब तक घर खाली असर उम्दा ही देता हूं। 8वां घर अगर खाली है तो दूसरा घर अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर 8वें घर में कोई प्लैनेट है और वो दूसरे घर का शत्रु है, एक सिंपल सी चीज है, इसमें एक मुस्तरका भी समझा देता हूं। अगर 2, 6, 8, 12 में प्लैनेट आ जाते हैं और शत्रु हैं तो उसके लिए मंदिर जाना वर्जित है। घर में भी मंदिर रखना वर्जित है। उसका कारण सिर्फ यही है, अगर मंदिर जाएगा घर में, मंदिर बनाएगा, मंदिर की पूजा करेगा, तो 2, 6, 8, 12 सर मिल जाएंगे और उसको एक कंजंक्शन के रूप में बैड रिजल्ट मिलेगा। सर आप ना ये चीज मुझे वापस समझाओ, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आई। जो 6, 8, 12 और 2 का कॉम्बिनेशन आपने बताया, जिसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो, किसको नहीं जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक लिखाओ सर, ठीक है। अपन जिसको मना करें। अब दूसरा घर हमारा मंदिर है, बिल्कुल है। दूसरा 6 को देखता है, हाँ। दूसरा 8 को भी देखता है, 8 12 को भी देखता है। बिल्कुल। लिंक हो गया सारे घरों का आपस में। बिल्कुल हो गया सर। शनि है तो 6 से दूसरे को भी देख लेता है शनि। हाँ। और अगर बुध 12वें में है तो बुध 12वां छठे को भी देख लेता है। बिल्कुल। तो ये एक डायरेक्ट लिंक है 2, 6, 8, 12 का। ये तो सिंपल सी चीज है। अब यहां मंदिर जाना वर्जित हाँ। इसलिए है कि अगर वो इंसान दूसरे घर में जाता है जो कि
2, 6, 8, 12 का एपी सेंटर है, तो उसके सारे हाँ, ग्रह मिल जाते हैं। अब मान लीजिए किसी का सूर्य 8 में है, हाँ, शनि 12 में, हाँ। नहीं, तो कौन सा ग्रह? सूर्य 8 में है और शनि 12 में, हाँ, शुक्र हाँ, मान लो ये छठे भाव में, हाँ, तो अगर वो व्यक्ति दूसरे मंदिर जाएगा हाँ, तो उसका सूर्य, शनि मिल जाएंगे और शुक्र भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ। अब इनके कारण, तीनों के कारण उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे सर मेरी कुंडली के अंदर छठे घर में केतु है, आठवें में शनि है, 12वें में राहु है, तो मुझे मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब जाओ, आपको तब भी कोई बेनिफिक इफेक्ट नहीं है। केतु, राहु और शनि, ये तीनों एक पार्टी है, हाँ, तो तो सेकंड आप भाव खाली है जाओगे मेरा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिल भी जाए तो आपके लिए कोई मेलेफिक असर नहीं आएगा। हाँ, 2, 6, 8 और 12 में एक दूसरे के शत्रु ग्रह बिठा दो। अब हाँ, मान लीजिए दूसरे में मैंने बिठा दिया गुरु, छठे में मैंने बिठा दिया बुध, सूर्य, आठवें में हाँ, मैंने बिठा दिया शुक्र और 12वें में मैंने बिठा दिया राहु, और हाँ। केतु भी छठे में है। फिर बृहस्पति 2 में, केतु, बुध और सूर्य छठे भाव में, शुक्र 8वें अच्छा। में और राहु 12वें में। अब ये व्यक्ति मंदिर जाएगा तो उसके काम में, बिजनेस में, फाइनेंशियली, हर एक चीज में प्रॉब्लम आएगी जब जब वो व्यक्ति मंदिर जाए। ओके। और ये यानी अब कुत्ते को 6 8 का कॉम्बिनेशन देखना है। जैसे एक चीज ये मान लो, आप तो मुझे इतना बताओ कि जैसे 8वें में बृहस्पति आ गया, 12वें में शनि आ गया। बोलो, हाँ सर, उसको जाना चाहिए फिर? छठा खाली हो, दूसरा भी खाली हो। वो चले जाए, शत्रु नहीं आने चाहिए, बस सिंपल सी शर्त ये है। मान लीजिए 2, 6, 8 और 12 में सिर्फ एक ही ग्रह है, हाँ, वो चले जाए, उसको कोई भी फर्क नहीं है। अगर किसी के चारों ही खाली हैं, वो चले जाए, उसको भी कोई असर नहीं है। ओके। राहु 6 है, इसी के साथ एक और चीज बता दूं, राहु 6 है, वो व्यक्ति अगर कबर, जहां कबर है वहां जाता है तो उसका राहु उसे बर्बाद कर देगा। ये चीज ये चीज मोहम्मडन्स पे अप्लाई नहीं होती, ओके। क्योंकि उनके हाँ, धर्म में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक चीज और बोली है। जैसे अपन मान के चलो दरगाह जाते हैं, तो दरगाह किसको नहीं जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, ये भी बता राहु दीजिए सर। राहु 6, अगर किसी भी व्यक्ति का राहु 6, राहु 12 है, हाँ, वो व्यक्ति अगर दरगाह जाता है तो उसको प्रॉब्लम हाँ। आने वाली है। वो जब जब गया है उसके 1 साल के अंदर उसका टाइम इंटरवल नोट डाउन कर लो, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई ही आई होगी। मैं गया हुआ हूँ सर, 12 में राहु है मेरे, तो मैं तो दरगाह खूब गया हूँ। टाइम इंटरवल पिछला बताओ और मुझे ये बताओ उस साल में प्रॉब्लम क्या आई थी। मुझे तो फायदा हुआ था सर जाने के बाद। अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ कौन, टाइम इंटरवल बताओ ना मुझे बस। सर, टाइमिंग का तो नहीं पता, मैं जब जब संकट में आया हूँ मैं वहां पे गया हूँ, मेरी मुराद पूरी हुई है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप मुझे टाइम इंटरवल बताओ और उस साल को याद करो कि उस साल में आपके साथ क्या हुआ था। यार सर, अभी तो काफी टाइम हो गया, 2 3 साल हो गया मैं नहीं गया हूँ। बाकी तो मैं, एक मेरा थोड़ा नियम था, मैं गया हुआ हूँ। तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। एक एक सिंपल से एक और रीजन बता देता हूँ। हाँ,
आपने दरगाह गए आप, और आपका राहु 12th एक्टिवेट हो गया, हाँ बैडली एक्टिवेट हो गया। ठीक है। राहु 12 लॉसेस मेजर कराता है, पहली चीज। हाँ राहु 12 सातवें को टक्कर मारेगा। ठीक है। आप जब तक, अगर आप कॉन्टिन्यूसली गए, जब जब आप कॉन्टिन्यूसली जाते थे, मैं तब की बात करूं, तब आपके हाँ सातवें घर बिजनेस और मैरिड हाँ लाइफ हाँ प्रॉब्लम्स डालनी है राहु ने, वो काम है राहु। और सर जैसे ये आप जो बताओ मुझे, जैसे मान लो खाली एक ही कॉम्बिनेशन बनता है जिसको दरगाह में 6 और 12 में हो, बुध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा इसमें? सिर्फ राहु, और कोई प्लैनेट नहीं है। आप हर एक प्लैनेट में जाओ, अगर राहु आ गया, राहु क्या है हमारा? राहु हमारा धुआं है, हाँ और राहु हमारा वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारी कब्रिस्तान को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करता है। उसको ओके। छेड़ रहे हो आप, अगर उसकी जगह आपके धर्म में अगर नहीं है और जा रहे हो, क्योंकि ये दोनों जगह 6 और 12 ये मंदिर से रिलेट हो जाएगी। ओके। 2 6 8 12 ये मंदिर से रिलेट हो जाएगी। इन्हीं दो घर में अगर आप जा रहे हो, दरगाह जा रहे हो, तो छठे का राहु और 12वें का जो राहु है वो आपको मैलिफिक असर देगा। राहु कहीं और है, आप जाओ, आप वो नहीं, मैलिफिक असर नहीं मिलेगा। अगर राहु छह से, और बारह नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, 6 और 12 वाले को नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बाकी सब जाए, तो 9th हाउस में राहु हो तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकता। शुरू उम्र से असर दूजे का, ग्रह 6 में पड़ता हो, जाति असर नेक हो अपना, वक्त बुढ़ापा बढ़ता हो, बुनियाद मंदिर घर चौथे गिनते 8वें छठे से मिलता हो, खाली होते गुरु मंदिर टेवे असर रूहानी उम्दा हो, गुरु जहां दो मंदिर कच्चा पाप बैठा खुद साथी हो, मारक घर से गुरु भी डरता 8 दृष्टि खाली जो। अब इसका सिंपल सा तात्पर्य यह है कि दूसरे घर का प्लैनेट स्टार्टिंग में असर छठे घर पर डालेगा। अब ये दूसरे घर का प्लैनेट स्टार्टिंग में असर, मतलब इसमें लिखा है शुरू उम्र असर दूजे का, घर 6 में पड़ता हो। अब शुरू उम्र दूसरे घर का कौन सा है ये नहीं पता लोगों को। जो ये स्टार्टिंग एज है सेकंड हाउस की, ये आफ्टर 12 ईयर्स है, 12 साल के बाद। जो 12 साल के बाद का वक्त है आपका, वो दूसरा घर है। दूसरे घर के पहले 6 साल, मतलब जब तक आप 18 साल के नहीं होते, तब तक दूसरा घर छठे घर को डायरेक्ट चोट मारता है, या दूसरे घर का असर छठे घर पर भेजता है। अब दूसरे घर का जो प्लैनेट है, मान फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल सी चीज बोलते हैं, दूसरे घर में राहु है और आपके छठे घर में बृहस्पति है, वो आपकी स्टार्टिंग में पढ़ाई 12 से 18 में आपको वीक स्टूडेंट बनाकर रखेगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, कोई भी प्लैनेट है वो छठे में मार रहा है, जुपिटर छठे में ही है, राहु दूसरे में है, वो आपके पहले जब आप 12 से 18 में होंगे, आपके मामा की हालत धीरे धीरे खराब होती रहेगी, और जब आपके टाइम दूसरे का खत्म होने लगेगा, तो आपके मामा की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी, और कई केसेस में ये मामा की जान तक ले लेता है। मेरे मामा के हालात मंदे, मेरे मामा का जैसे नाम तो बहुत रहा, मगर वो लाइफ में दुख पाए। राजनीतिक पावर में देखे तो वो बहुत ज्यादा नाम रहा उनका राजनीतिक पावर में। और मेरे मामा की बहुत अच्छी पकड़ भी रही है अधिकारियों में और में।
मगर उन्होंने हेल्थ वाइज बहुत दुख पाए हैं वो, बीपी शुगर। और आज है ना उनके अभी हालात देखे तो मंदे हैं, बेटा कभी सेट नहीं हो पाए। ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते बंद मुट्ठी के खानों में। बंद मुट्ठी मैंने हर बार बताया है वैसे। 1, 4, 7 और 10 ये हमारे बंद मुट्ठी के खाने हैं। बंद मुट्ठी के खाने इसलिए हैं कि ये हमारे मेन हाउसेज हैं, फर्स्ट, 4, 10 एंड 7। अब जब ये बंद कर लेते हैं हम, तो ये हमारे बंद मुट्ठी के खाने होंगे। ये पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे बंद मुट्ठी के खाने होंगे। और एक और चीज मैं अभी बताता हूं पामिस्ट्री के रूप में, आपका जो डिजाइन, जो हमारा पर्वत पे यहां सेंटर में डिजाइन होता है, अब किसी के ऐसे गोल करके डॉट होगा, किसी के ऐसे नदियां सी बनी आएगी, वो चेक कर लेना। जो इस उंगली पे होगा वो आपकी चारों उंगली पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी 3 राशियों को डिनोट करते हैं। वो है हमारी चर, स्थिर, दुष्प्रभाव। चर राशि का एक अलग साइन है, स्थिर राशि का अलग साइन है, और दुष्प्रभाव राशि का अलग साइन है। अगर आपके यहां चर है तो चारों उंगलियों में चर होगी, यहां स्थिर है तो चारों उंगलियों में स्थिर होगी। सिंपल सी चीज। अब ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते बंद मुट्ठी के खानों में, इसका मतलब यह है कि मुश्तरका का मतलब यहां है कंजंक्शन। अगर कंजंक्शंस हैं प्लैनेट्स की बंद मुट्ठी के खानों में, तो वो बुरा नहीं करती। लेकिन एक्सेप्शंस इसमें भी वही सेम है। मंगल बुध कंजंक्शन हो गई, मुश्तरका हो गया, तो वो खराब ही करने वाले। सूर्य शनि की कंजंक्शन हो गई तो भी वो खराब ही करने वाले। राहु बुध की कॉम्बिनेशन हो गई, वो भी खराब ही करने वाले। चंद्र केतु की कॉम्बिनेशन हो गई, वो भी खराब ही करने वाले। अब इसमें बंद मुट्ठी के खानों में से आप ले जाओ दूसरे घर में, सिर्फ दूसरे घर में अगर कोई कंजंक्शन है तो वो बुरा नहीं करेगी। सिंपल। क्योंकि हमने अभी कुंडली में इतनी बार देखा है कि अगर सप्तम भाव में सूर्य शनि, सूर्य बुध शुक्र कंजंक्शन हो रखी है, तो वो प्रॉब्लम्स ही देती है। लगन में लगा लो, फोर्थ में लगा लो, 10th में लगा लो, 7th में लगा लो, प्रॉब्लम्स देती ही देती। सफेद झंडा को हम साथ झूले, उम्र बुढ़ापा घर दो का, पाप की बैठक घर दो गुरु के, गृहस्थी शुक्र भी बनाता हो, लेख जगत का मस्तिष्क गिनते, मौत जन्म जहां मिलते हो। मौत जन्म जहां मिलते हो का मतलब क्या है? दूसरा घर हमारा परिवार है, जिस घर में हम पैदा होंगे वो दूसरा घर सिग्निफाई करता है। 8वां घर हमारी मृत्यु है, और ये मिल जाते हैं। वो सिंपल सा नियम है कि 2, 6, 8, 12 ये मिलेंगे जरूर। तो ये इस हिसाब से जन्म और मौत जहां मिलती हो वो दूसरा घर है। और रोकने का, अगर 8वें की मौत का रोकने का कोई प्लैनेट है या कोई घर है, तो वो हमारा तीसरा घर है, जो कि 8वें से 8वां है। 8वें घर से 8वां घर तीसरा घर आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु को रोकना है, उसके वर्षफल में अगर तीसरे घर में कोई प्लैनेट है जो कि 8वें ग्रह को कंट्रोल कर देगा, उस साल उस व्यक्ति की कभी जिंदगी में मृत्यु नहीं हो सकती। यही सेम चीज आप यार कैसे तीसरे घर में, कैसे थोड़ा सा समझाना। शनि 8वें में है और हाँ। सूर्य तीसरे में आ गया, हाँ। उस व्यक्ति की मौत नहीं होगी इस साल। मौत बहाना जरूर होगा, पीजीआई तक चले जाए, वेंटिलेटर पे हो जाए, मौत नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब 8वें में कोई ग्रह बैठा हो, XYZ कोई भी, और वर्षफल में तीसरे में आ जाए, उस साल उसकी मौत नहीं हो सकती, ये मानो। नहीं हो सकती। वो मौत को रोकने वाला प्लैनेट है। तीसरा घर जो है वो हमारी मौत को रोकता है।
और तीसरे घर से ही मौत की आखिरी बीमारी लगती है। 8वां खाली है, तीसरे में कोई प्लैनेट है, और अगर मृत्यु का समय बन रहा है तो वो तीसरे, जो बीमारी उसको लगेगी वो तीसरे घर से ही रिलेटेड लगेगी। ये हम आगे सब कुछ है, ये सारी चीजें बताऊंगा। खाना नंबर 3, इस घर का रंग है खूनी, असर भी होता है खूनी। होता जब इस घर जुल्मी है, असर देता वो कष्टी है। अगर इस घर में कोई जुल्मी ग्रह आ जाए, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, तो वो आपको प्रॉब्लम्स ही देगा। पाप अगर हो अच्छा टेवे, कष्ट सभी ग्रह कटता हो। 3 मंदा काणे, पग 12 अच्छे, उसके असर खाना नंबर 8 करता। अगर मंदे घर तीसरे बैठे, बुरा मालिक ना करता है। खून दृष्टि जुलम से अपने जहर बार ही भरते हैं। अब जो मैंने बोला कि तीसरे और 8वें का डायरेक्ट संबंध है, वो ये चीज सिग्निफाई करती। 8वें से 8वां तीसरा आएगा। 8वें घर में प्लैनेट और तीसरे घर में प्लैनेट आ जाए तो वो मौत बहाना जरूर बनाएंगे, मतलब मौत की परिस्थिति खड़ी जरूर करेंगे, लेकिन मौत नहीं होने देंगे। बीमारी लगाएंगे लेकिन मरने नहीं देंगे। ये तीसरे और 8वें का डायरेक्ट संबंध है। उम्र पहली हो 11 शक्की, ग्रह तीजे जब मंदे हो। अगर तीसरे घर में ग्रह ज्यादा खराब आ जाए तो ऐसे इंसान की उम्र में शक रहता है कि ऐसा बालक कहीं अल्पायु तो नहीं, जल्दी तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं, लेकिन नहीं होती, क्योंकि तीसरे घर में वो ताकत है कि वो मृत्यु को रोक सकती है। इसमें सेम कंडीशन यही है कि मौत बहाना जरूर बने। मतलब ऐसा व्यक्ति बचपन में बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांस होंगे कि ये व्यक्ति गया, ये बच्चा गया, लेकिन बच जाएगा। मौत रुकेगी 8 से उठती। 8वें घर से मौत बन रही है तो मौत रुकेगी 8 से उठती, बैठा तीजे चाहे कैसा हो। जो मैं स्टार्टिंग से लाइन बोल रहा हूं कि 8वें घर से अगर मौत बन रही है वो तीसरा घर रोक सकता, वो ये लाइन है। ग्रह जब तक कोई तीजे बैठा, मौत टेवे ना पाता हो। ये भी मैंने अभी बोला थोड़ी देर में। और सर जैसे मान लो 8वें और तीसरे में दोनों में ग्रह हो तो लगन पत्रिका में मौत रुक जाएगी ना, वही मैं बोल रहा हूं। इससे पहली वाली लाइन में यही लिखा है ना, मौत रुकेगी 8 से उठती, बैठा तीजे चाहे कैसा हो। तीसरे घर में कोई ग्रह बैठ जाए जब 8वें घर में मौत बन रही है तो वो तीसरे घर की, 8वें घर की मौत रोक देगा तीसरा घर। भेद गुरु से बेशक खुलता, फैसला बुध से होता। तीसरे घर का असर बुध और गुरु के डायरेक्ट लिंक से पता चलेगा। बुध से इसलिए क्योंकि इस घर का मालिक, मतलब राशि इस घर में बुध की आती है, मिथुन राशि बुध की है। और भेद कि ये व्यक्ति के तीसरे घर के प्लैनेट क्या रिजल्ट देंगे वो गुरु बता देगा। माया दौलत जो 11 आती, भाग तीजे से जाती हो। ये बहुत अच्छी लाइन है। 11वें घर में अगर किसी के कोई प्लैनेट है और तीसरे घर में भी कोई प्लैनेट आ गया तो उसकी इनकम आई और एक्सपेंडिचर होगी, इनकम आई और एक्सपेंडिचर होगी। मतलब
उसके पास इन हैंड, बहुत बार ऐसा होगा कोई व्यक्ति उसके पास आया, भाई मुझे लाख रुपए की जरूरत है, वो कमाता चाहे लाखों में हो, लेकिन उसके जेब में से हजारों भी नहीं निकलते कहीं बार। अगर 11वें और तीसरे में प्लैनेट आ जाए, यही सेम चीज हम परसू परसा परशुराम में पढ़ेंगे कि अगर तीसरे घर में कोई प्लैनेट है तो वो आपकी आय को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर 5वें घर में कोई प्लैनेट है तो वो आपकी आय को कहीं ना कहीं खराब करेगा। अगर 11वें घर में कोई प्लैनेट है तो वो आपकी आय को बहुत अच्छा रखे। और अगर पहले 5वें 9वें और 11वें में, इन सब में मित्र ग्रह हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति के पैसे जो हैं वो अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छी सेविंग्स होगी और पैसे की उसे कभी कमी नहीं। ये परशुराम वाली कैटेगरी में मैं बता रहा हूं। तासीर मंगल हो टेवे जैसी, हाल वही कर पाता। मतलब मंगल जैसा भी जन्म कुंडली में होगा उसी अनुसार से तीसरे घर का रिजल्ट भी हमें मिले। तो आज के लिए इतना ही। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, क्योंकि ज्यादा तो फिर कंफ्यूज हो जाऊं। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो मैंने बोला कि लगन अगर कोई व्यक्ति देखता है तो लगन के साथ 8वां और 11वां देखना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि उसकी आंख 8वां घर है और पैर 11वां घर है। दूसरे घर को देखते हो तो दूसरे घर के साथ 6, 8 और 12 को भी देखना है। तीसरे घर को देखते हो तो तीसरे घर के साथ 8वें 11वें को भी देखना, और साथ ही साथ 12वें घर को भी देखना। अगर 12वें घर में कोई प्लैनेट है, मान लीजिए तीसरे घर में केतु है और 12वें घर में अब शनि आ जाए, तो केतु बुरा रिजल्ट नहीं देगा। सिंपल सा नियम। तो अगर तीसरा घर देखना है तो तीसरे घर के साथ आप 9वां, 8वां, 11वां और 12वां घर भी देखोगे। 9वां घर में अगर बुध आ गया तो 9वें घर से बुध वापस देख लेता है तीसरा घर। अगर 9वें घर में बुध है, तीसरे घर में राहु है, जाकि वो राजा बनाकर रखता है राहु, वो राजे की राजपाट छीन सकता है बुध 9। वो इसलिए तीसरे घर के साथ 8, 9, 11 और 12 भी देखना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताओ कुछ और प्रॉब्लम, डाउट या कुछ और। जैसे सर आपने कहा कि अचानक जो चोट लगती है वो तीसरे घर से लगती है, लगन तीसरे, से तीसरा घर, ठीक है, तीसरे से पांचवा घर, सही। यही बात आ गई। हाँ जी। तो अगर बुनियाद बोलते हैं पहले से पांचवें घर को, मदद, बुनियाद पहले घर की हुई, 9वां घर। नोवा बुनियाद नोवा घर हो गई, मगर पांचवा घर तो उसकी मदद हो गई। हाँ जी। चाहे वो उसको कैसा भी, चाहे शत्रु बैठा हो उसको फायदा ही देगा। कंडीशन है इसमें, हाँ। सूर्य लगन में है और मंगल हाँ। 5 आ गए, हाँ। तो उसके लड़के पर लड़के मरते रहेंगे। उसको बच्चा पैदा करने में, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड पैदा करने में प्रॉब्लम आएंगी। तो सर ये तो छठा केतु, 10वें मंगल में भी यही कंडीशन, 6 सूर्य या 10 मंगल ऐसी कंडीशन है, या 6 केतु या 10वां मंगल ऐसी कोई तब भी कंडीशन? आएगी। अब इसमें मैं, यानी पितृदोष बन गया। वो मैं मदद बुनियाद में बताऊंगा कि ये चक्कर क्या है। ओके। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो क्योंकि अगला आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सूर्य लगन में है
और बृहस्पति पंचम भाव में आ जाए हाँ तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब थे तो मदद, बट प्रॉब्लम जरूर आएगी। सूर्य लगन में है, पंचम में मंगल आ गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। लाल किताब में दिमाग खराब ही इसीलिए होता है कि पहले तो ये लिखते हैं कि मदद बुनियाद है। हाँ जब आप घर पढ़ोगे तब लिखा जाएगा कि सूर्य लगन में है, पांचवें घर में मंगल है, तो बच्चे पे बच्चे मरते रहेंगे। हाँ अभी सेम इसमें लिखा था कि खान नंबर 1 में क्या लिखा था, उच्च नीच जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। बाद में ये लिखते हैं कि सूर्य लगन में हो, शनि सप्तम में हो तो शुक्र बर्बाद। हाँ तो लाल किताब समझनी इसलिए मुश्किल है। पहले जो लिखा है वो बाद में सारी चीजें कैंसिल हो जाती है, और लास्ट तक जाओगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई, ये नई चीज ही बोल देते हैं। मतलब चीज सेम है, लेकिन एक्सेप्शन इतने हैं कि वो एक्सेप्शन करते करते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए लाल किताब मुश्किल उस कारण में आती है।